आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान और भारत के फर्नीचर इंडस्ट्री की। जी हां, 12 मई को नेशन के नाम अपने एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपयों के इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देगा। प्राइम मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद सरकार के जरिए कई अहम कदम उठाए गए और कोरोना पैंडेमिक के दौर से बदहाल बहुत सी इंडस्ट्री को सरकार के इस फर्म स्टेप से राहत मिली है। कई इंडस्ट्रीज आज बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कभी भारत के नाम को रोशन करने वाली देश की फर्नीचर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर भारत अभियान से कितनी रफ्तार मिली है और इसमें और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरपर्सन मोहित सिंगला जी और जाने माने इकोनॉमिस्ट और सीए डॉक्टर शरद कोहली। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कर। आत्मनिर्भर भारत अभियान में जब फर्नीचर सेक्टर को सनराइज सेक्टर में शामिल किया गया तो इसमें और क्या अपॉर्चुनिटीज़ और हो सकती हैं फर्नीचर को लेकर के? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो शर्मा जी बहुत हैं, क्योंकि अभी जैसे मोहित बता रहे थे कि जो ऑल्टरनेट मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और आपने दीमक की बात करी तो दीमक फर्नीचर का हिंदुस्तान की बात करें तो फर्नीचर का नाम आते ही लकड़ी दिमाग में आती है जी। पर यही अगर आप यूरोप वगैरह में बात करें तो वहाँ पर एक्रेलिक है और पॉलीमर्स हैं, जैसे इन्होंने बताया, मेटल, स्टील है, मोल्डेड है। और इन फर्नीचर में एक ख़ास बात ये होती है कि ये लकड़ी के फर्नीचर में कुछ लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए आपको एक कर्व देना है कहीं पर, उतना प्रिसाइसली नहीं आ रहा है, तो क्योंकि ये मशीन का इस्तेमाल होता है और मेल्ट करके होता है, तो वहाँ पर आप उसको अलग अलग शेप और साइजेस, आप अगर कभी यूरोप का कोई फर्नीचर का स्टोर देखें तो आपको वहाँ कुछ शेप्स और साइज, शेप्स में फ़र्क नज़र आएगा, कलर्स में फ़र्क नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि वो लोग बहुत सारे ऑल्टरनेट मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और बड़ा कामयाब रहा है वो। ऐसा नहीं है कि हालांकि ये बात और है कि टीक वुड का बना फर्नीचर आज भी किसी ड्राइंग रूम में अगर रखा हो तो उसकी शान और उसकी आन और होती है, पर अगर आप उसमें इम्प्रोवाइज करके किसी अच्छे मटेरियल को लगाकर वैसी ही फिनिश दे देते हैं और उसको बहुत मॉडर्न लुक दे देते हैं तो वो फ़र्क पड़ता है। देखिए, मेरे हिसाब से 4-5 चीज़ें हैं जो कि किसी भी फर्नीचर इंडस्ट्री को, किसी भी देश को कामयाब बना सकती है। एक तो ग्राहक के पास चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं लेने गया हूं तो मुझे गिन के 4 प्रकार का बेड पड़ा है, मुझे उसी में से एक लेना है। अगर चॉइस आपके पास ज़्यादा है तो दूसरा, फर्नीचर कंटेम्प्रेरी, 2 तरीके के फर्नीचर होते हैं। एक आपका कंटेम्प्रेरी फर्नीचर जिसको हम मॉडर्न फर्नीचर कहते हैं, जो कि आप मॉडर्न सेटिंग में दिखाई देता है। दूसरा, आजकल जो बहुत चाल चलन में है वो जो हेरिटेज फर्नीचर है, जिसको हम एंशिएंट फर्नीचर कहते हैं, वो एंटीक फर्नीचर कह लीजिए आप। एंटीक शब्द का हम इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि एंटीक पर बहुत सारी लिमिटेशंस है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं जी। तो वो जो एंशिएंट फर्नीचर डिज़ाइन है, उसका रेप्लिकास है, वो बहुत मॉडर्न जगह में रखा हुआ अच्छा भी बहुत लगता है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का जहाँ तक सवाल है तो हिंदुस्तान के पास ये एज है, ये एडवांटेज है कि जो हेरिटेज फर्नीचर है उसमें मुझे लग रहा है हिंदुस्तान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और जो यहाँ पर काम किया जाता है, जोधपुर है, सहारनपुर है, इन जगहों पर जो फिनिश दी जाती है वो फिनिश बाकी देशों के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जिस देश के पास जो स्पेशलाइजेशन हो उसी को अगर बढ़ावा मिले और उसी में अगर स्किल डेवलपमेंट हो तो वहाँ पर बहुत फ़ायदा उसका उठाया जा सकता है। और जिस $25 बिलियन एक्सपोर्ट की हम आज कल्पना कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी उसमें कामयाबी मिल सकती है। और देखिए, ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं हमने ये देखना है कि फर्नीचर की बढ़ई जो कॉन्सेप्ट है उससे हट के अगर हम फैक्ट्री में आ जाएं, बढ़ई काम करें। हमने बढ़ई से काम लेने का, हम दर्शकों को बता दें, हमें कोई बढ़ई से काम छीनने का कोई इंटेंशन नहीं है डिस्कशन का। वही स्किल्ड बढ़ई अगर आज फैक्ट्री में काम करने लग जाए, मतलब जहां 10 टेबल बनती हैं वहां 1000 टेबल बने और फैक्ट्री में बहुत बड़ा शेड हो और काम चल रहा हो, मैं समझता हूं कि ये स्केल को एकदम से कई गुना बढ़ा देगा जी। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? जैसा कि कोहली साहब ने बताया, स्केल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। स्किलिंग, अगर हम ट्रेडिशनल स्किल्स हमारे पास ज़रूर हैं, लेकिन नई नई मशीनें का इजाद हुआ है, नए नए मटेरियल्स हैं, तो उनको बनाने के तरीके भी नए हैं जो कि हमारे अभी लोगों ने, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने अभी नहीं देखे हैं। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया है,
कैड और कैम करके बहुत ही computer aided design कंप्यूटर और ये एडेड सब। डिज़ाइन जी। बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन में आ गया है। जो पॉलीमर बेस्ड फर्नीचर है, जिनको प्लास्टिक की हम बात कर रहे थे, जिनको मोल्ड करके कुछ नए नए शेप्स बनाई जाती हैं, उनको बनाने के बहुत ही तरीके हैं जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और उनकी मशीनरी को ऑपरेट करना, उनकी मशीनरी के अंदर जो प्रोसेस है वो फॉलो करना, ये काफ़ी सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि हमारे लोगों को अभी अपनाने होंगे। जी। जब हम कुछ क्लस्टर्स बनेंगे और कुछ विदेशी कंपनीज़ इंडियन कंपनीज़ के साथ में हाथ मिला के इन्वेस्टमेंट करेंगी और साथ में नई इकाइयाँ जब बनेंगी, साथ में वो नए नए तरीके के फर्नीचर जब बनाएंगे, उस टाइम पर ट्रेनिंग को एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। जी। फर्नीचर डिज़ाइन एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें बराबर बराबर चलना है। स्किलिंग को इंटरनेशनली अपग्रेड करना है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट करना है, लेटेस्ट मशीनरीज़ को हमें इंपोर्ट करना है, और उन मशीनरीज़ को चलाने के लिए अपनी वर्कफोर्स को तैयार करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे क्लस्टर का कि स्किलिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें। जी। और मैं अगर इसमें आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसमें जोड़ना चाहूँ, क्योंकि जब मोहित बता रहे थे तो मुझे अपना एक्सपीरियंस याद आ गया। मैं इटली में एक फर्नीचर की फैक्ट्री मुझे जाने का मौका मिला, और क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि आप कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस यूज़ करे जाते हैं, आप माने, क्योंकि हम तो बचपन से हम देखते थे कि हमारे लिए फर्नीचर बनाना, घर में बढ़ई आया अपना वो बस्ता लेके, उसमें एक आरी है, एक कुल्हाड़ी है, पेचकस है, वो लेके आया, या हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक दुकान पे देखते थे 4 लोग लगे हुए हैं उसको पलंग को ठोकने में या उसको बनाने में। और जब मैंने वहाँ पर देखा तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ पर यकीन नहीं हुआ कि ये एक फर्नीचर की फैक्ट्री है। ऐसा लगा कि कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में हम आ गए हैं, जहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हुए थे, मशीन ऑटोमेटिक चल रही थी। तो मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम बात है। फर्नीचर को अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए तो जिस स्केल की, जिस क्वालिटी की, जिस ऑल्टरनेटिव मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत ही आसान हो जाए। जी। अच्छा, यहीं से चलते हैं इंडिया से वियतनाम। वियतनाम अभी कल परसों भी बहुत चर्चा में था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ एग्रीमेंट्स किए, लेकिन यहाँ फर्नीचर मार्केट में वियतनाम का एक अपना मयार है। इस पर आपका क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब चाइना, जैसे मैंने कहा कि 40% के करीब वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो चाइना का शेयर है, तो बहुत बड़ा स्केल पे है। और मुझे लग रहा है जब जो देश चाइना से इंपोर्ट करते थे, उनको जब वो और रास्ते ढूंढने लगे कि भाई एक ही जगह, ये हम कोरोना वगैरह को छोड़ देते हैं पर एक ही देश पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें, तो ऑल्टरनेट ढूंढने लगे। तो मुझे लग रहा है कि वियतनाम ने, हर देश ने किसी किसी आइटम का, जैसे भारत ने फार्मास्यूटिकल्स का, केमिकल्स का, या टेक्सटाइल पहले से चल रहा था, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनकी हम बातें करते हैं, तो वियतनाम ने, मुझे लग रहा है, फर्नीचर की जो वो डोर थी वो पकड़ ली। और उसको पकड़ के उन्होंने जो इटली और जर्मनी में जो मॉडल्स यूज होते थे, उन्होंने स्किलिंग पहले करी। मैं, आप अगर वियतनाम के जिक्र कर रहे हैं, पहले उन्होंने स्किलिंग करी, क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो मैं नहीं समझता कि आप उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप वर्ल्ड लीडर बन जाएं। तो पहले उन्होंने स्किलिंग पे ध्यान दिया, उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी को जोड़ा। उन्होंने चाहे इटली से, जर्मनी से, चाइना से, जहां भी मशीन्स ऐसे इंपोर्ट करी, उसके बाद इन्होंने ऑल्टरनेट मटेरियल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसका उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो क्वालिटी मैच करने की कोशिश करी जो कि यूरोप की फर्नीचर देते थे। जो ही उनकी क्वालिटी वो अप्रूव हुई, मुझे लगता है उनको पंख लग गए, और उनका एकदम से जो शेयर बढ़ के, जो कि बिल्कुल कोई जानता भी नहीं था, आज वो 10 गुना हो गया और बहुत लार्ज स्केल पे चला गया। तो देखिए, कोई बहुत जादू की छड़ी नहीं थी, सिर्फ जो बेसिक्स थे, उन बेसिक्स को, जिसमें मैंने बताया स्किल है, टेक्नोलॉजी है, मटेरियल है, क्वालिटी है, टाइम पे डिलीवरी है, इन बेसिक्स पे ध्यान देके, और मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम नहीं है हिंदुस्तान के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक कदम आगे जाके हिंदुस्तान के लिए ये सब करना और ज़्यादा आसान है, क्योंकि सरकार आपके साथ है, आत्मनिर्भर भारत जैसा अभियान आपके साथ है। अगर ऐसे में भी कोई फ़ायदा ना उठा पाए तो फिर तो दोष किसका बोलेंगे। जी, चलिए यहीं से चलते हैं। हमारे सामने मिसाल वियतनाम की है, उससे पहले जर्मनी और आपका दूसरे भी देश हैं, इटली है, अभी इटली का आपने जिक्र किया। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या ऐसी हो सकती है कि भले ही हम इनके आसपास तो दिखाई दें, कम से कम बराबरी ना करें, तो पॉलिसी लेवल पर क्या इनिशिएटिव? पॉलिसी लेवल के ऊपर जो इस वक्त सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, मुझे लगता है काफ़ी सारे राज्य सरकार
अलग अलग राज्य सरकार, जैसे यूपी का मैंने अभी आपको बताया, जी। अपनी फर्नीचर पॉलिसीज़ लेकर आएंगी और फर्नीचर क्लस्टर्स बनेंगे। चाइना के अंदर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया करीब 55 क्लस्टर्स हैं जी। और इन क्लस्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ये अलग अलग तरीके के क्लस्टर्स हैं। ये कुछ क्लस्टर्स हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिशनल फर्नीचर बना रहे हैं, कुछ क्लस्टर्स हैं जो कि सिर्फ मॉडर्न फर्नीचर बनाते हैं, कुछ क्लस्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ किसी एक देश के लिए फर्नीचर बना रहे हैं। अच्छा, कंट्री स्पेसिफिक जैसे एक शंघाई के पास एक क्लस्टर मैंने विजिट किया है जो कि सिर्फ ईरान के लिए फर्नीचर बनाता है। तो ईरान की पब्लिक का जो टेस्ट है, उनके जो त्यौहार हैं, उनके जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके घरों के जो डिज़ाइन हैं, उनके हिसाब से डिज़ाइंस यहाँ बनाए जाते हैं और सिर्फ ईरान को फर्नीचर बेचा जाता है। जी। कुछ लेकिन फर्नीचर हमारी पॉलिसी में ऐसा क्या किया जाए, वो तो उसमें मैं बाद में आपके पास आता हूं। पॉलिसी के अंदर जो हमने अभी बात की आपसे जी। कि कॉस्ट एंड स्केल, यही दो चैलेंजेस हैं हमारे पास। हमारे पास वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में लैंड की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पूरा वर्ल्ड कस्टमर है हमारा। और जैसा कि वियतनाम ने पिछले 5 साल में 0 से $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है सिर्फ यूएसए को। यूएसए आपको बताऊं करीब 80 बिलियन डॉलर का फर्नीचर इंपोर्ट करता था, जिसके अंदर 90% चाइना से सप्लाई होती थी। आज की डेट में चाइना का सप्लाई आधा रह गया है और जो बैलेंस जो था वो चाइना ने, मेक्सिको ने और कनाडा ने यूएसए को सप्लाई करना शुरू कर दिया। गौरतलब बात यह है कि यूएसए के पास में जो टैरिफ्स हैं, इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हुए हैं वो यूएसए इनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स लगाता है। इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें, इंडिया को 0 टैरिफ। उस पर मैं आने वाला था आपके पास, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा बाद में। यहीं से हम चलते हैं, अभी चाइना की बात हो रही थी डॉक्टर साहब। चाइना में ऐसे आपने बताया 55 क्लस्टर हैं, ऐसी क्या खासियत है? अभी कुछ तो इन्होंने बताया कि कंट्री स्पेसिफिक तक है, लेकिन चूंकि आप वाइडली ट्रेवल्ड हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो आप क्या समझते हैं कि चाइना में ऐसी क्या खासियत है कि वो वर्ल्ड लीडर है? देखिए, अगर मैं खासियत की लिस्ट में सबसे ऊपर किसी को रखूं तो वो गवर्नमेंट की सपोर्ट है। बहुत चाइनीज़ गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, आपको मालूम है, और गवर्नमेंट वहाँ पर यहाँ तक देखा गया है कि आपको फैक्ट्री प्लेट में सजा के देती है। अब ये स्टेटमेंट बहुत अटपटी लगेगी सुनने में, प्लेट में सजा के मेरा मतलब है आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है कि आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योरियल स्किल चाहिए, उसके बाद आपको सब्सिडी मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, एक ही विंडो पर आपको हर तरीके की क्लियरेंस मिलेगी। आपको सिर्फ जाके उस फैक्ट्री को चलाना है और उसको ढंग से चलाना है और उस माल को बेचना है। तो मुझे, और माल बेचने की आपको पता है चाइना के पास कमी नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया की फैक्ट्री वो बन चुका है। अभी तक तो बना हुआ था, आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, पर सरकार की सपोर्ट मैं समझता हूँ ये, इसीलिए मैंने आत्मनिर्भर भारत प्लान का जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जो आपने ये सवाल किया है, उस सवाल से है कि क्या ऐसी खास बात है जो एक क्लस्टर को क्लस्टर बना देती है, या क्लस्टर की जो एग्जिस्टेंस है वो सामने आ जाती है। वो सरकार की सपोर्ट पहले है, उसके बाद मैं समझता हूं कि लोगों में एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलप करना है। और हम मुझे याद है हम पैसा बोलता में ही पहले कई बार एंटरप्रेन्योर्स पे बात भी कर चुके हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, आपको आगे बढ़ाती है। तो मैं समझता हूँ सरकार की सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरियल स्किल और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, धन मुहैया कराना, पैसा, फाइनेंस आपको फैक्ट्री लगानी है, हालांकि उसको मैं सरकार की सपोर्ट में भी गिन सकता हूं। और चौथा है शर्मा जी स्किल डेवलपमेंट, कि देश का यूथ, देश के जो जवान हैं, जब वो सामने आएंगे इसको करने को, मैंने आपको शुरू में कहा था कि आजकल जो बढ़ई अपने बेटे को शायद नहीं कहता कि तुम ये काम करो, उसको बेटा तू कुछ और कर, हमने तो सारी उम्र आरी चला ली, कील ठोक ली। तो जैसे ही स्किल डेवलपमेंट यूथ में शुरू होगा, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, और ये क्रांति आपको क्लस्टर्स बनाने पे मजबूर कर देगी। क्या बात है। अच्छा, यहीं से फिर चलते हैं चाइना की तरफ कि CNFA क्या है, और अगर ऐसी मजबूत एसोसिएशन हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? CNFA चाइना नेशनल फर्नीचर एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि आपने कहा। ये चाइना की जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनकी नेशनल बॉडी, एक फेडरेशन आप कह सकते हैं इनको, कि जो स्टेट लेवल पे या उससे भी छोटे लेवल पे अगर कोई एसोसिएशंस हैं, उन सबको जोड़ के उनका जो एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन है उसको CNFA कहा जाता है जी। और पूरे वर्ल्ड में इस तरीके की हर कंट्री की एक नेशनल फर्नीचर एसोसिएशन बनाई गई है,
जर्मनी एसोसिएशन है, इटली में एसोसिएशन है, पोलैंड के अंदर एसोसिएशन है, हर कंट्री के अंदर, और इन सारी एसोसिएशंस का जोड़ के एक वर्ल्ड फर्नीचर काउंसिल बनाया गया है। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के ज़रिए दर्शकों को कि TPCI वर्ल्ड फर्नीचर काउंसिल के अंदर अब एक मेंबर बन गया है और इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जी। और इंडियन फर्नीचर एसोसिएशंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जितनी भी रीजनल एसोसिएशंस हैं हमारी, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, यूपी में है और राजस्थान में है, इन एसोसिएशंस को जोड़ के इनके मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन एक स्पेशल पैनल में लेकर आ रहा है और उनके ज़रिए हम वर्ल्ड फर्नीचर काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, मेरी भी कोशिश यही है कि देखिए, इकोनॉमिक्स और बिजनेस सिनेरियो में क्या होता है कि हम अपने जो ब्रांड लीडर हैं उनसे भी कुछ सीखते हैं, और ब्रांड लीडर एक दिन में बनता नहीं है। ब्रांड लीडर आज कोई है, कल कोई दूसरा भी हो सकता है। और मैं समझता हूँ फर्नीचर इंडस्ट्री में इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहीं से मैं चलता हूँ डॉक्टर कोहली साहब के पास कि मौजूदा हालातों में जो हमारा वर्ल्ड फर्नीचर सिनेरियो है वो क्या है? देखिए, वर्ल्ड फर्नीचर सिनेरियो तो जैसा मैंने बताया कि अभी उसमें जो एक हिंदी में शब्द होता है वर्चस्व जी। तो 40% जो शेयर है वो तो चाइना ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है जी। और पर जहां आप क्वालिटी, हाई क्वालिटी फर्नीचर की अगर आप बात करते हैं तो वो यूरोप, मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, जिसमें इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है और भी यूरोप के कुछ छोटे देश भी हैं जो फर्नीचर पे काम करते हैं। तो वर्ल्ड की जो इस समय ज़रूरत है कुल मिला के वो 40% चाइना के पास है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाइना की अपनी मार्केट को, चाइना एक बहुत बड़ा देश है तो वो अपनी मार्केट भी है। तो यहीं से भारत की और हिंदुस्तान की, पर दिक्कत क्या है यूरोप में जिसका भारत, हिंदुस्तान फ़ायदा उठा सकता है, वो है कि वहाँ पर कॉस्ट बहुत हाई है। चाहे लेबर ले लीजिए, चाहे मटेरियल ले लीजिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई है। मैं समझता हूँ यहाँ पर हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप यहाँ कम दाम पर, वाजिब दाम पर वही क्वालिटी अगर बना के दे दें तो मुझे लगता है कि $25 बिलियन मोहित जी ने बात करी, मैं इसको और भी बड़ा एक अवसर के रूप में देखता हूँ। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपको वो क्वालिटी, क्योंकि जब भी यहाँ से फर्नीचर गया है, मैं कुछ एक्सपोर्टर्स से मिला फर्नीचर के और जो कि यूरोप में भी भेजते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साहब हमको 15-15 दिन फालतू लग जाते हैं जो तारीख हम बताते हैं, क्योंकि वो लोग जब हम फोटो खींच के भेजते हैं यहाँ पर कि ये बन गया आपका आइटम, तो वो कहते हैं नहीं अभी क्वालिटी में ये कमी है, अभी आप इसको थोड़ा सा और कलर और मिलाइए। तो मैं समझता हूँ कि अगर क्वालिटी से रिलेटेड काम किया जाए तो ग्राहक खुद ब खुद यहाँ चल के आ जाएंगे। और ग्राहक एक दफ़े आने के, देखिए इंडस्ट्री को पनपने में क्या ग्राहक चाहिए। अगर आपके पास, एक अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आपके पास ज़रूरत आप पहुँची है और ग्राहक आप पहुँचे तो कोई रीज़न नहीं है कि आप उसको ग्रो नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी अगर यहाँ पर आए, और क्वालिटी के पीछे फिर वही बात स्किल डेवलपमेंट की आ जाती है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की। तो मैं समझता हूँ अगर आत्मनिर्भर भारत प्लान में, शर्मा जी, अगर टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को फर्नीचर से और जोर से फेविकोल का जोड़ लगा दिया जाए या कोई भी चिपकाने वाली चीज, ये अगर चिपक जाएगी उससे, तो मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर भारत का सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा सकता है तो फर्नीचर इंडस्ट्री। क्या मैं फर्नीचर, ग्लोबल फर्नीचर सेक्टर के ऊपर आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। मैं इस पे आपको अभी रोकता हूँ। मेरा सवाल ये है, अभी इंडिया में, फिर वर्ल्ड सिनेरियो पे भी जाएंगे, आप निफ्ट से ग्रेजुएट हैं और निफ्ट में एक फर्नीचर का पूरा यूनिट है, और हमारी जो सरकार है आत्मनिर्भर भारत के अभियान के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर प्रेशर है और हमारी क्वालिटी को बढ़ाने के ऊपर है, तो उस पर आप क्या बताना चाहें? हमारे भारत जैसे देश के लिए ऐसे 10 कॉलेजेस भी कम हैं। हमें बहुत सारे स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने होंगे, हमें बहुत सारे डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स खोलने होंगे, हमें सीटों को बढ़ाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके अंदर ट्रेन करना होगा। जितनी बड़ी हम रिक्वायरमेंट सोच रहे हैं आने वाले समय में कि अगर हमें 25 बिलियन और 50 बिलियन तक अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, अपनी मार्केट को डेवलप करना है, तो उतनी बड़ी वर्क फोर्स जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जितने भी क्लस्टर्स बनेंगे उनको इस बात पे खास ध्यान देना होगा कि वो अपने यहाँ इन हाउस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स को एक्रेडिट कराएं,
जो कि जर्मनी के और यूएसए के इंटरनेशनली एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं, और जो उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनके साथ में अपने मॉड्यूल्स को सिंक करें और आके यहाँ पर जो स्किलिंग होगी, जिससे कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार रहे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अभी यूरोपियन फर्नीचर मार्केट की बात हो रही थी और आप बता भी रहे थे कि हमें कैसे हमसे फ़ायदा उठा। मैं उसी सवाल को फिर से आपकी तरफ लेके आता हूँ कि क्या पोजीशन है यूरोपियन मार्केट में? कोविड चल रहा है, पोस्ट कोविड में क्या हो सकता है और हमारे एंटरप्रेन्योर्स उसमें क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, अभी तो यूरोपियन मार्केट की अगर हम कुल मिला के देखें तो शर्मा जी हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से दूसरी तीसरी वेव आ चुकी है जी। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो कोई एक नया कोविड का एक स्ट्रेन जा रहा है, तो वहाँ पर इंडस्ट्री कुल मिला के लगभग बंद सी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ अब ये तो है नहीं कि अगर इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो फर्नीचर मार्केट आप क्या देखते हैं, फर्नीचर मार्केट दो तरीके की होती है। एक तो आप घरों में जो फर्नीचर लगाते हैं और एक आप कमर्शियल यूज जो करते हैं। कमर्शियल यूज में ऑफिसेस आ जाते हैं और इंडस्ट्री आ जाती है, ये दो को मैं गिनता हूं। तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि कोविड चल रहा है तो आपको घरों में फर्नीचर नहीं चाहिए, बल्कि हमने अब देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर से फर्नीचर जुड़ा हुआ है और रियल एस्टेट सेक्टर में हमने देखा कि एक बहुत चढ़ाव आ रहा है फिर से, जो कि बहुत समय से दबा हुआ था, उसमें कुछ टर्न अराउंड होता दिख रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर का टर्न अराउंड हमको ये बताता है कि फर्नीचर में भी आपकी डिमांड बढ़ने वाली है। और जहां यूरोप इस समय कोविड की वजह से पूरी तरह से वो सर्विस नहीं दे पा रहा है जो कि वो पहले दे रहा था, या चाइना अब कोविड की वजह से, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता क्यों नहीं दे पा रहा है, वो सभी लोग जानते हैं, चाइना अगर वो सर्विस नहीं दे पा रहा, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी है। और अगर जो बातें अभी मोहित जी ने कही, जो सरकार की पॉलिसीज हैं, शर्मा जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं समझता हूं कि दीमक की दवाई होती है ना, लकड़ी पे फर्नीचर, बात लकड़ी की हो रही है, फर्नीचर की हो रही है, तो दीमक लगती है, हम दीमक की दवाई लगाते हैं। तो जो ओवरऑल इंडस्ट्री की जो दीमक की दवाई है वो आत्मनिर्भर भारत है। क्या बात है, वंडरफुल। और मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस, संकट में अवसर तलाशता है इंडिया। तो यहीं से आप कुछ बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें आपके पास कुछ बेहतरीन आंकड़े हैं, डाटाज हैं और भारत के संदर्भ जी रेफरेंस में। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को एक बार देखें, बहुत ही एक आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। 1000 बिलियन डॉलर का टोटल वर्ल्ड मार्केट है जी, जिसके अंदर 700 बिलियन की खपत सिर्फ अमेरिका और यूरोप के अंदर है। 700 बिलियन की खपत मार्केट साइज इन टू कंट्रीज, इन टू यूएस इन टू कॉन्टिनेंट्स, इन यूएस एंड यूरोप। 30% इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो निर्यात होता है फर्नीचर, जो खरीद बेच होती है, 250 बिलियन डॉलर का जो निर्यात है अलग अलग देशों से, उसके अंदर 45% अप्रॉक्सीमेटली 90 बिलियन डॉलर्स यूएस अकेला खरीदता है जी। और जो यूरोप है, यूरोप के अंदर इंट्रा यूरोप ट्रेड बहुत ज़्यादा है जी। तो अगर वो 100 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 100 बिलियन का इंपोर्ट भी कर रहे हैं जी। तो बेसिकली जर्मनी से पोलैंड गया, पोलैंड से स्लोवेनिया गया, स्लोवेनिया से किसी और कंट्री में गया, बहुत सारे देशों का समूह है यूरोप। तो जितना उनका आपस में खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा है और एक तरीके से क्लोज्ड सिस्टम रहता है उनका, बहुत ज़्यादा उनका वर्ल्ड में एक्सपोर्ट नहीं है। इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से निकल के आती है कि जो 90 बिलियन डॉलर का सिंगल कंज्यूमर है अमेरिका, और उसका निर्भरता चाइना के ऊपर है लगभग 50%। हम अगर चाइना का कुछ भी आज 5% पर ईयर भी मार्केट शेयर लेना शुरू करें यूएस मार्केट के अंदर, तो 5 साल के अंदर हम 25 बिलियन डॉलर के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और जो कि बहुत ही, और जिस तरीके के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में यूएस और इंडिया के बीच में निकल के आए हैं, बेहतरीन संबंध बने हैं। और चाइना के ऊपर डिपेंडेंस, बहुत सारी कंट्रीज़ ओवर डिपेंडेंस को अब काउंटर करना चाहती हैं। इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेना और अमेरिकन मार्केट में अपना फुटहोल्ड बना लेना। जो वियतनाम ने किया है वही चीज़ हम इस वक्त बहुत ही जल्दी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत इसकी, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी चाबी है।
आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और फर्नीचर पर इतनी बेहतरीन चर्चा हुई, उसके फाइन पॉइंट्स को भी बताया और नौकरी के अवसर के बदले नौकरी देने की बात आपने समझाई। तो हमारी पैसा बोलता कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपने राय और सजेशंस हमें ddurduspecials@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब।